वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का एग्ज़ाम का डेट भी फिक्स हो चुका है और आप एडमिट कार्ड लेकर के अब एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गए होंगे। जल्दी में एग्ज़ाम होने वाली है, 12 तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम है और आप उसके तैयारी में लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको एग्ज़ाम जब देना है तो बिना प्रेशर में जा कर के एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आप सभी क्वेश्चन का हल जान रहे हैं। सब क्वेश्चन का हल आपको पता है, आपको लिखना है और आराम से लिखना है। सभी क्वेश्चन आप बना के आएंगे, हमको पूरा विश्वास है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस 2023-24 में आपका जो क्वेश्चन आने वाला है उसका जेसीईआरटी के द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है और उसमें क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा करते हैं। और आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि हम एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारे टिप्स बीच बीच में देने वाले हैं कि कैसे आपको एग्ज़ाम लिखना है और कैसे लिखेंगे तो आप सफल हो पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे उठेगा इस एग्ज़ाम में, उसके बारे में आपको हम पूरा बताने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहेंगे, आपको एक से एक नए नए टिप्स मिलेंगे कैसे क्वेश्चन को लिखना है और जो आपको याद है उसको कैसे लिखना है। अगर क्वेश्चन नहीं भी याद है तो उसको हम कैसे बनाएंगे ताकि जो एग्जामिनर होंगे, क्वेश्चन चेक करने वाले होंगे, कॉपी जांचने वाले होंगे, वो आपको उसमें नंबर दे सके। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं जो कि क्वेश्चन नहीं भी आते रहता है तो उसका भी आंसर हम कुछ न कुछ लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है, छोड़ करके आएंगे तो फिर आपका एक भी नंबर मिलने वाला नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ जब बना के आएंगे तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें आपको 1 नंबर 2 नंबर जरूर मिल जाएगा। तो हम किस तरह से उसको बनाएंगे उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो मॉडल पर प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसका हम हल देखने वाले हैं। तो वो हल किस प्रकार का है हम उसको देखेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान का ये जो प्रश्न पत्र आपके पास है, ये सामाजिक विज्ञान 3 घंटे का है। इसमें 80 नंबर का सवाल रहेगा आपके पास। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 52 रहेगी, 52 सवाल रहते हैं। और 52 सवाल का डिवाइड कैसे कैसे किया हुआ रहता है उसके बारे में यहाँ पर पूरा विस्तार से दिया हुआ रहता है, जिसको आप 15 मिनट आपको पढ़ने का टाइम भी मिलता है। ये 15 मिनट आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पहला से 30वां सवाल तक, यानी कि 1 नंबर सवाल से 30 नंबर तक आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसको आपको टिक मारना है। 31 से 38 तक सवाल है, जो 2 अंक का स्तरीय सवाल है। इसमें से आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। ऐसा ना हो कि जो 8 प्रश्न हैं वो 8 प्रश्न को हम लिखते चलें, ऐसा नहीं है। आपको 6 प्रश्न का उत्तर ही देना है यहाँ पर। ये 2 अंक का नंबर 2 अंक का है। यहाँ पर आपको 39 से 46 तक क्वेश्चन जो है, यहाँ से आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। बस आप ध्यान में रखिएगा यहाँ कि 6 प्रश्न का ही उत्तर देना है। हड़बड़ में हम ज़्यादा उत्तर न लिख दें, क्योंकि उससे हमको ज़्यादा नंबर मिलने वाला नहीं है। आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर 5 अंक का प्रश्न होता है। ये 5 अंक, एक नंबर में 5 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन में 5 नंबर मिलता है। ये 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, मतलब 20 नंबर का ये क्वेश्चन टोटल होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का जो बंटवारा किया हुआ है वो किस तरह से किया हुआ है वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो मॉडल क्वेश्चन दिया हुआ है, इस मॉडल क्वेश्चन में आपका किस तरह का सवाल आ रहा है और इसमें कैसे कैसे सवाल हैं। जैसे देखिए, ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। ये पहला सवाल बहुत ही आसान सवाल दिया हुआ है, मॉडल है, इसलिए यहाँ पर हार्ड और आसान दोनों तरह का सवाल मिलेगा आपको। और इसी तरह के परीक्षा में प्रश्न रहते हैं, मतलब ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं रहते हैं। आप केवल टेंशन न लें, एकदम निश्चित होकर के जाएं एग्जाम देने और एग्जाम दे करके आए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन जैव संसाधन का उदाहरण। जैव संसाधन कौन होता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, मनुष्य है, जल है, सूर्यातप है और लौह अयस्क है। ये 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो जल, सूर्यातप, लौह अयस्क ये तो नहीं होंगे, क्योंकि ये जैव संसाधन नहीं है। जैव संसाधन कौन है, मनुष्य है। देखिए दूसरा सवाल है कि मानव जीवन की गुणवत्ता एवं विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो ये सवाल है कि कैसा बंटवारा समाज में होना चाहिए जिसमें मानव जीवन की गुणवत्ता में विश्व शांति बनाए रखने के लिए। तो ये तीनों तो नहीं होगा, अमीर से गरीब, अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, ये नहीं होगा। यहाँ कौन आंसर सही होगा, न्याय संगत। ये तीनों आंसर नहीं होगा, तो न्याय संगत होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा सवाल है कि निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है। निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है। ये आता है स्थानीय जातियाँ।
ठीक है। निकोबारी, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है आपको कि निकोबारी है, मतलब एक स्थान का है, जगह का नाम है। निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ये सामान्य जातियां नहीं, ये नहीं होगा, ये स्थानीय जातियां होगा पक्षी का। ठीक है। चलिए चौथा सवाल है। चौथा सवाल में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो आप देखिए, महानदी हीराकुंड परियोजना का है। टंका भूमिगत जल टैंक, ये सही है। इल्तुतमिश बनाया था हौज खास, ये भी सही है। गंगा भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना गंगा पर नहीं है, ये सतलज नदी पर है, तो इसलिए ये भाखड़ा नांगल परियोजना ये गलत है। मतलब आपका जो ऑप्शन होगा सुमेलित नहीं है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है। आगे पांचवा सवाल है कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपको, देखिए, रबी फसल, क्योंकि ये वर्षा ऋतु में नहीं होगा, ग्रीष्म ऋतु में नहीं होगा, ये शीत ऋतु में। रबी फसल कब बोया जाता है? शीत ऋतु में। कब? नवंबर दिसंबर में। आगे सवाल है, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन होगा रोपण कृषि, क्योंकि ये जीवन निर्वाह नहीं, प्रारंभिक नहीं, झूम नहीं, ये क्या होगा? रोपण कृषि, मतलब सी सही ऑप्शन होगा इसका। छठा सातवां सवाल देखते हैं। झारखंड के गोवा और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? गोवा नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है झारखंड के? तो यहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है। कोयला, तांबा, अभ्रक नहीं पाया जाता है। यहाँ पर कौन पाया जाता है? लौह अयस्क। इसका सही ऑप्शन होगा ए। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका परिवहन पाइप द्वारा होता है? पानी का, कच्चा तेल का, पेट्रोल पदार्थ का, या उपरोक्त सभी का? तो आप जान रहे हैं पाइपलाइन द्वारा तो सभी का होता है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी का। हमारे देश की 22 भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? ये आपका नागरिक से सवाल हो गया। तो ये कईवीं अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 8वीं अनुसूची होगा। चलिए 10वां सवाल देखते हैं। स्थानीय शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? ये सवाल है 1/3। इसका ऑप्शन क्या होगा? 1/3। ए ऑप्शन सही होगा इसका, 1/3। अगला सवाल है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? इसका सही ऑप्शन है 1954 से 1968 के बीच में। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा, याद रखेंगे। भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? इसका सही ऑप्शन होगा 5% से कम, अभी 5% से कम है। निम्न में से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? द्विदलीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि उस देश में सिर्फ 2 दल हैं। जैसे हमारे भारत देश में बहुत सारे दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस, तो आप है, ये क्षेत्रीय दल बहुत सारे हैं, तो इस तरह से बहुत सारे दल हैं, लेकिन ऐसा कौन देश है जिसमें सिर्फ 2 दल पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन, नेपाल में राजतंत्र, वहाँ राजतंत्र था, प्रजातंत्र नहीं था। भारत में प्रजातंत्र है, और नेपाल में कब समाप्त किया गया राजतंत्र को? तो ये ऑप्शन सही होगा 2008 में। ठीक है, इसका सही ऑप्शन बी होगा, 2008 में। अगला सवाल है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? आप इसको याद रखेंगे, इसका ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन, AFDECOR। अगला सवाल है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने के का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, क्यों? वहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन है, या उत्तम परिवहन व्यवस्था, या शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता है, या उच्च प्रति व्यक्ति आय है? तो आप जानते हैं केरल का शिक्षा जो है, केरल का शिक्षा दर बहुत अधिक है, और शिक्षा दर अधिक जहाँ पर होता है ना, वहाँ पर बहुत सारी सुविधा अपने आप वहाँ नागरिकों को मिलने लगती है, और नागरिक अपने समझदार हो जाते हैं। तो वहाँ पर शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण क्या है? तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। 17वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? संगठित क्षेत्र में नियोजित,
कृषि मजदूर को, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का स्थायी कर्मचारी, या लघु उद्योग के श्रमिक को, या कबाड़ी वाला को, किसको कहा जा सकता है? तो आप संगठित क्षेत्र में नियोजित किसे कहा जा सकता है? तो संगठित क्षेत्र में नियोजित ये तीनों नहीं होगा। लघु उद्योग के श्रमिक नहीं होंगे, कबाड़ी वाला नहीं होगा, कृषि मजदूर नहीं होगा। ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन? बी ऑप्शन। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? तो सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, उद्योग प्रसंस्करण की इकाई, ये सभी रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए कि कौन है, तीनों ऑप्शन किस में है? तो ये 1, 2, 3 डी में है, यानी कि डी आपका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका डी सही ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? तो करेंसी नोट जारी करने का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। ये आप सभी जानते होंगे। वित्त मंत्री ये नहीं करता है, देश के बैंक करेंसी नोट जारी नहीं करता है, विश्व बैंक नहीं करता है, भारत के रिजर्व बैंक जो होता है वो करता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं। उन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिए हैं। राम जो कर्ज लिया है वो 1.5% प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, और श्याम कर्ज बैंक से लिया है जिसका परसेंटेज कितना है? 8% है। उपरोक्त में से कौन कथन सही है? इसके आधार पर आप बताइए कौन सही है। राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। श्याम के हालात ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 1.5% जो है यहाँ पर मैच का चीज़ है, 1.5% है, वो प्रति माह है। मतलब 12 महीना में ये 18% ब्याज दे रहा है, जबकि बैंक में उसको श्याम को लग रहा है 8% मात्र लग रहा है। तो राम को लग रहा है 18% ब्याज और श्याम को लग रहा है मात्र 8% ब्याज। तो किसका ब्याज सही है? श्याम का ब्याज सही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे श्याम का हालत ज़्यादा खराब है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। राम ने सही किया, ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है, तो ये ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन सही होगा, यानी कि 20 नंबर सवाल का ऑप्शन सी सही होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ भी देख लेना है कि कैसे सही कर रहे हैं हम लोग। 21वां सवाल है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार नामक कानून कब लागू किया? भारत सरकार में सूचना का अधिकार कानून लागू कब किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा अक्टूबर 2005 को। सूचना का अधिकार आरटीआई जो कानून लागू हुआ वो 2005 में अक्टूबर में लागू हुआ था। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा उदारीकरण। क्या होगा? उदारीकरण। अवरोधों एवं प्रतिबंधों, ये जो शब्द हुआ अवरोधों और प्रतिबंधों की को हटाने की प्रक्रिया, ये उदारीकरण कहलाती है। अगला सवाल है, अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? इसका सही ऑप्शन होगा फ्रांसीसी, क्योंकि ये फ्रांस के दार्शनिक थे। 24, फ्रांस क्रांति कब हुई थी? फ्रांस क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन कब होगा? 1789 ईस्वी। आप पढ़े होंगे तो याद होगा 1789 ईस्वी, यानी कि 24 का आंसर कौन होगा? ए सही होगा, 1789 ईस्वी। 25, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा जूसेपी मेत्सिनी। ये सी ऑप्शन सही इसका होगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जनवरी 1915 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला सवाल है, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं, ये तीनों नहीं होगा ऑप्शन, महात्मा गांधी के साथ हुआ था। भीमराव और महात्मा गांधी मिलकर के पूना पैक्ट समझौता किए थे। ठीक है, अगला सवाल है, 1980 के दशक में
1980 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली थी? रिंडर पेस्ट, जिसमें बहुत सारे लोग मरे हुए थे, तो ये कौन सा देश में फैला था? अफ्रीका में। इसका सही ऑप्शन क्या होगा 28 का? अफ्रीका। यहाँ पर ऑप्शन है अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन में या जापान में, तो कहाँ होगा? अफ्रीका में होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन देश मित्र राष्ट्रवाद के पाले में था? मतलब मित्र राष्ट्रवाद के पाले में मतलब मित्र राष्ट्रवाद के अंदर में कौन सा देश था? तो आपको याद होगा, ये ब्रिटेन मित्र राष्ट्रवाद में था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। तीसरा सवाल है कि स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? स्पिनिंग जेनी क्या चीज़ था? ये सिलाई कटाई वाला मशीन था। इसे वस्त्र निर्माण किया जाने लगा था। तो स्पिनिंग जेनी ये किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा जेम्स हारग्रीव्ज का सही ऑप्शन सी होगा। अब हम जो आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं वो हम लघुत्तरीय न देख करके थोड़ा हम दीर्घोत्तरीय की तरफ चलते हैं। लघुत्तरीय सवाल आप देखें कैसे कैसे लघुत्तरीय सवाल हैं, उसको सिर्फ हम पढ़ के सुना दे रहे हैं आपको, इसका हम आंसर नहीं दे रहे हैं अभी। हम दीर्घोत्तरीय सवाल को कैसे बनाएंगे उसका आंसर हम अभी देने वाले हैं। ठीक है, तो उदारवाद का क्या अर्थ है आप देख लेंगे कि उदारवाद का क्या अर्थ है। गिरमिटिया मजदूर कौन थे? बहुउद्देशीय नदी परियोजना से होने वाले दो हानियां। खनिज क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? नारीवाद आंदोलन से क्या समझते हैं? ये सारे क्वेश्चन को हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। पिछला वीडियो आप देख लेंगे, आप उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपका इसमें सोल्व किया हुआ है। साक्षरता दर को परिभाषित किए, WTO के किन्हीं दो कार्यों को लिखे, ये सारे क्वेश्चन हम पिछला वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में जो नहीं किए हैं उसको हम देखने वाले हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड का संक्षिप्त नोट लिखें, ये आप पढ़ चुके हैं। ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, पढ़ लिए हैं हम लोग। भारत में लौह से किन्हीं 3 वितरण क्षेत्र का नाम लिखें, आप देख लेंगे। कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज, ये आप देख लेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था की किन्हीं 2 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। बहुदलीय व्यवस्था का संक्षेप में लिखें। बहुदलीय व्यवस्था क्या होता है? भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, इससे हमारे लाभ और हानि बहुत सारे होते हैं, इसके बारे में आप लिख लेंगे, हमें विश्वास है आप लिख लेंगे। ऋण के किन्हीं 3 शर्तों का उल्लेख करें। ऋण के किन्हीं 3 शर्त आप देख लेंगे। उपभोक्ता संरक्षण के परिषद उपभोक्ताओं की किस मदद करता है, हम यहाँ पर देखेंगे। हम अभी जो देखने वाले हैं वो हम यहाँ पर विस्तार से इस पर चर्चा करने वाले हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और यहाँ पर 6 प्रश्न आपके सामने रहेंगे, जिसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना है आपको। अधिकतम 250 शब्दों में। आप देख रहे हैं कि 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और अधिकतम 250 शब्दों में ही उत्तर देना है इसको। तो 250 शब्द मतलब आप कम से कम 2 पेज लिखेंगे इसको। तो आपके पास तो कॉपी जो रहेगा, जगह जितना रहता है उतना लिखना ही है। आप पूरा भर के लिखेंगे इसको। और लिखने का तरीका भी है कि आपको जैसे लिखना है, अगर ये 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की, ये चीज़ लिखना है आपको। तो आप जहाँ तक संभव हो आपको, तो आप NCERT बुक से ही लिखेंगे। NCERT बुक से ही आप इसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि आप गेस्ट क्वेश्चन या कहीं से भी तैयारी करते हैं तो आपको NCERT का ही फॉलो करना है। जो भी आपके पास जो कॉपी जांचने वाले रहते हैं, एग्जामिनर जो रहते हैं, तो वो NCERT बुक से कॉपी को जांच करते हैं। NCERT बुक का उनके पास आंसर शीट मिलता है और उससे वो जांच करते हैं। आपका अगर ऑप्शन नहीं मिल पाएगा उनके पास तो उसमें नंबर आपको कम मिलेगा। ये ध्यान देना है कि आपका जो आंसर हो NCERT बुक का रेफरेंस हो। NCERT बुक से ही आपको तैयारी करना है और उसी का ही उत्तर लिखना है आपको। चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया, क्या मदद किया। इसका उत्तर आप लिखेंगे। आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। 2020 में, 19 में, 18 में आया था, 2009-10 में आया था, और अभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आने वाला प्रश्न में ये सबसे ऊपर के लिस्ट में है ये। और जैक द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन निर्धारित किया उसमें भी ये सवाल दिया गया, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। इसमें आप 2-3 पॉइंट दे सकते हैं।
आप कम से कम 4 पॉइंट दीजिए और चारों पॉइंट इस तरह से आप लिखिए। जैसे पहला पॉइंट दीजिएगा कि 19वीं सदी के प्रारंभ में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पर गंभीर वाद विवाद होने लगे थे। लोगों ने औपनिवेशिक समाज के विषय में विभिन्न मत थे। कुछ तो वर्तमान रीति रिवाज की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के विरुद्ध थे। ये सारे वाद विवाद मुद्रण में और सार्वजनिक रूप से सामने आए। मुद्रित पुस्तिकाओं और अखबारों ने न केवल नए विचारों को प्रचार प्रसार किया, बल्कि उन्होंने बहस की प्रकृति भी तय कर दी। इन सब से राष्ट्रवाद के विकास में सहायता मिली। तो ये पहला आप इसमें बिंदु देंगे, इसमें ये सब लिखेंगे। दूसरा बिंदु आप दीजिए, इसमें आप लिखिए कि मुद्रण ने समुदाय के बीच में केवल मतांतर पैदा ही नहीं किया, बल्कि अपने समुदायों के अंदर से और विभिन्न भागों को पूरे देश से जोड़ने का काम किया। समाचार पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार पहुंचाते थे, जिससे अखिल भारतीय समाज में अखिल भारतीय पहचान उभरती थी। यानी कि ये क्या था, मुद्रण का जब आविष्कार हो गया तो समाचार पत्र निकलने लगा और समाचार पत्र एक जगह से दूसरे जगह तक समाचार पहुंचाने में बहुत मदद किया। तीसरा जो हुआ राष्ट्रवाद के विकास में, वो था पुस्तकालय। पुस्तकालय भी मिल मजदूरों और अन्य लोगों को एक जगह स्थापित किया। शिक्षित कर स्वयं को शिक्षित करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। राष्ट्रवाद का संदेश प्रचारित करने में इसमें सहायता मिली। चौथा जो हुआ उसमें कि दमनकारी कदमों के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार भारत के कई भागों में भारी संख्या में पल्लवित हुए। ये औपनिवेशिक शासन का विरोध करते हुए राष्ट्रवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करते थे। मतलब क्या था कि दमनकारी, क्या अंग्रेज जो थे वो बहुत सारे साहित्य को दबाना चाहते थे, प्रेस को दबाना चाहते थे, लेकिन प्रेस दबे नहीं, बल्कि छुप छुप करके बहुत सारे राष्ट्रवादी अखबार अपना निकालते रहते थे। इस तरह से मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद को विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। दूसरा क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज द्वारा बनाया गया कंपनी था, वो भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति के लिए तो क्या क्या नियम अपनाए, ये यहाँ पर उत्तर लिखना है। और ये आपको एनसीईआरटी से ही उत्तर लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, 250 शब्द में। आपके पास जितना जगह है उतना पूरा लिखना है। तो इसके लिए आप लिखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। अपने प्रतिस्पर्धा समाप्त करने, लागतों पर अंकुश रखने, कपास और रेशम से बने वस्त्रों की नियमित आपूर्ति के लिए एक नई व्यवस्था लागू की। इस काम के लिए उन्होंने निम्नलिखित चरण में किए। जैसे 3-4 चरण यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। पहला चरण तो लिखेंगे गुमास्तों की नियुक्ति। ये गुमास्त क्या था कि कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को समाप्त करने और बुनकरों पर अधिक से अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। बुनकरों पर निगरानी रखने वाला, माल इकट्ठा करने वाला और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया, जिसको हम लोग गुमास्त कहते थे। तो ये गुमास्त का नियुक्ति किया। गुमास्त क्या था, आप यहाँ पर अभी समझे कि ये बुनकर पर निगरानी रखता था, माल इकट्ठा करता था, कपड़ों की गुणवत्ता को जांच करता था। इसके लिए एक कर्मचारी नियुक्त किया था जिसको गुमास्ता कहता था, यानी कि गुमास्ता की नियुक्ति की। दूसरा जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, वो क्या लिखेंगे कि बुनकरों द्वारा अन्य व्यापारियों को माल बेचने पर रोक लगा दिया गया। कंपनी को माल बेचने के लिए और बुनकरों पर अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर रोक लगा दिया। इसके लिए उन्होंने पेशगी धन दिया जाने लगा। काम का ऑर्डर पाने वाले बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण दे दिया जाता था और ऋण लेने वाले बुनकर को अपना कपड़ा गुमास्तों को ही देना पड़ता था। वे किसी अन्य व्यापारी को नहीं बेच सकते थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। मतलब एक तरह से वो जो बुनकर थे उनको इन लोग कुछ ऋण दे करके, कच्चा माल दे करके उनको खरीद लेते थे कि तुम जो काम करेगा, तुम जो बनाएगा कपड़ा, वो मेरे लिए बनाएगा, दूसरे के लिए नहीं। वो दूसरे के पास बेच नहीं सकते थे और ये कम दाम में खरीद लेते थे कपड़ा। इस तरह से मुनाफा इन लोग नहीं कमा पाते थे बुनकर लोग। तीसरा हम लोग लिखेंगे कि बुनकरों से कठोर व्यवहार, मतलब बुनकर से इन लोग बहुत कठोर व्यवहार करते थे। गुमास्ते जो थे वो बुनकर से अपमानजनक व्यवहार करते थे। वो सिपाहियों तथा चपरासियों को अपने साथ लेकर आते थे और माल जो तैयार था
उसको उठा लेते थे, और जो बुनकर अगर माल तैयार नहीं करते थे उसको दंड भी दिया करते थे। इन लोग बुरी तरह पीटते थे, कोड़े लगाते थे। बुनकर न तो दाम मिलता था अच्छा से, और न ही उनको इज्जत और सम्मान मिलता था। इस तरह से कंपनी जो था कीमत बहुत कम देती थी, और ऋण के दबाव में बुनकर को काम करना पड़ता था। इस तरह से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने बहुत सारे कदम उठाए थे जो दमनकारी कदम थे। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों की चर्चा करें। राजनीतिक दलों के सुधार मतलब क्या कि भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं तो वो अपनी मनमानी नहीं करें, इसके लिए भी संविधान में कुछ न कुछ सुधार की व्यवस्था की गई है। तो ये सुधार कौन कौन से हो सकते हैं उस पर चर्चा करना है यहाँ पर। उसके बारे में आपको 250 शब्द में लिखना है। तो आप इसका आंसर जो भी लिखेंगे, जैसे भी लिखेंगे, आपको एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए लिखना है। यहाँ पर हम 4-5 सुधार का जो रूल रेगुलेशन बनाया गया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने के लिए तैयार हैं? अगर वे तैयार नहीं हैं तो क्या उन्हें सुधारने के लिए मजबूर किया जा सकता है? जहाँ तक सुधार की बात है कि राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय, तो जब तक राजनीतिक दल अपने से सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे तो कोई सुधारने का प्रयास क्या कर सकता है? क्योंकि राजनीतिक दल खुद से संविधान का निर्माण करते हैं, खुद से नियम कानून बनाते हैं, और उनको सुधारने का नियम कौन बना सकता है? खुद राजनीतिक दल तो सुधारने का नियम बनाएंगे नहीं। फिर भी बहुत सारे ऐसे नियम बने हुए हैं जिसके चलते राजनीतिक दल सुधर सकते हैं। फिर भी कुछ न कुछ नियम है, जिसमें पहला नियम है दल बदल। ये दल बदल जो नियम है, इसमें क्या है, इस नियम के अनुसार होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव जीतता है किसी दल के प्रतिनिधित्व में, तो चुनाव जीतने के बाद वो दूसरे दल में नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि भारत में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता कांग्रेस पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ रहा है और वो जीत गया, तो वो भाजपा में जाकर के शामिल नहीं हो सकता है जीतने के बाद। ये दल बदल कानून इससे रोकता है। इस तरह के विधायकों को मनमाना करने से ये रोकता है। दूसरा है शपथ पत्र। दूसरा क्या है? शपथ पत्र। शपथ पत्र में क्या है कि जितने भी उम्मीदवार होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, वो शपथ पत्र में अपनी संपत्ति को लिखते हैं। अपने जो भी आपराधिक मामले हैं उसका पूरा ब्यौरा रहता है, उनकी संपत्ति का ब्यौरा रहता है, उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस तरह से शपथ पत्र के माध्यम से वो अपनी सारी संपत्ति, अपने पूरा समझिए कि जीवन काल वो उसमें अपना दर्शाते हैं कि हम शुरू से अभी तक क्या क्या किए हैं, मेरे पास क्या क्या घर में मौजूद है। ये शपथ पत्र के माध्यम से बताते हैं। तीसरा जो होता है, वो चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिया कि सभी दल एक के लिए सांगठनिक चुनाव करना है और आयकर रिटर्न भरना जरूरी बना दिया गया है। मतलब एक आयकर रिटर्न भरने के लिए बना दिया गया है जरूरी। ये आयकर रिटर्न भी भरेंगे, और जो आयकर रिटर्न नहीं भरेंगे उनको चुनाव में लड़ने नहीं दिया जाएगा। इस तरह के नियम बना दिया गया है। चौथा जो नियम बना दिया गया है उसमें है कि राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकार को पंच बनाएं, और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। ये नियम बनाया गया है। अगला नियम बनाया गया है कि राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 टिकट जरूर दें। इससे भी उनकी सुधार हो सकती है। यह नहीं कि दबंग लोग हैं वही चुनाव लड़ें, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें महिला को भी सीट देने के लिए अनिवार्य किया गया है। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। अगर ये कर देती है कि चुनाव का खर्च सरकार उठाए और राजनीतिक दल नहीं उठाएंगे, तो इससे भी बहुत हद तक सुधार हो सकता है, क्योंकि पैसा का बहुत बड़ा खेल होता है चुनाव में। ये सारे हटेंगे, तो इस तरह से चुनाव राजनीतिक दल सुधारने का उपाय यहाँ पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। इसमें हम देखेंगे, इसका भी उत्तर जो आपको लिखना है एनसीईआरटी बुक से ही लिखना है, इधर उधर से नहीं लिखना है, क्योंकि जब इधर उधर से लिखेंगे तो हमारा नंबर कम आएगा। जब हम बात करते हैं सत्ता के साझेदारी, तो इसमें आपके बुक में जो दिया हुआ है, श्रीलंका में सत्ता के साझेदारी व्यवस्था के बारे में चर्चा कीजिए। इस तरह के श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी हुई थी और वहाँ का आपका बुक में दिया हुआ है, तो वहीं के बारे में यहाँ पर भी आपको लिखना है
अन्य जगह के नहीं लिखना है। सत्ता के साझेदारी में क्या होता है कि श्रीलंका में सिंगली बहुसंख्यक हैं और तमिल अल्पसंख्यक। तो वहाँ पर सिंगली और तमिल दो तरह के जनजाति वहाँ पर जाति हैं, और ये सिंगली बहुसंख्यक है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में सिंगली जाति हैं, और तमिल बहुत कम संख्या में है। श्रीलंका के सिंगली समुदाय ने अपनी बहुसंख्य के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया तथा कई ऐसे कदम उठाए जिनमें अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को सत्ता में उचित साझेदारी नहीं मिली और उनके हितों की हानि हुई। इनमें कुछ जो हानि हुआ वो निम्नलिखित है कि तमिल भाषा की अवहेलना करते हुए सिंगली भाषा को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण दिया गया। और ये सब के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सत्ता विभाजन के परिणाम स्वरूप श्रीलंका के तमिल समुदाय में तनाव फैला और दोनों समुदायों के बीच संबंध बिगड़ने लगे। तो ये सब चीज होता है साझेदारी कम बेसी होने में। तो इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर के समुदाय में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में कैसे योगदान देते हैं। ये अगला क्वेश्चन है जिसको आपको लिखना है। आप इसका जब उत्तर लिखने लगेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से उत्तर लिखते हैं, और हम जब बता रहे हैं आपको ध्यान से सुनेंगे। इसमें पहला पॉइंट आप दीजिए अधिसंरचना। भारत जैसे विकासशील देश में तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण अधिसंरचना पर ही निर्भर करता है, जैसे ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण इत्यादि। इन उद्योगों में अधिकांश सार्वजनिक उद्यम ही स्थापित किए गए हैं। अधिसंरचनात्मक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश ने देश के कृषि तथा औद्योगिक विकास का मार्ग खोल दिया। देश के सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विकसित अधिसंरचनात्मक सुविधाओं पर ही निजी क्षेत्र का निवेश निर्भर करता है। इस तरह से अधिसंरचनात्मक हो गया। सुदृढ़ औद्योगिक आधार, दूसरा पॉइंट आप देंगे सुदृढ़ औद्योगिक आधार। लोहा और इस्पात, कोयला, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक मशीनरी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, ये सब जो है क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के भावी औद्योगिकरण के लिए एक सुदृढ़ औद्योगिकरण आधार तैयार कर दिया है। इस तरह से हुआ निर्यात को प्रोत्साहन मिला। भारत के निर्यात को प्रोत्साहित देने के लिए अनेक सार्वजनिक उद्यम स्थापित किए गए। राज्य व्यापार निगम, खनिज और धातु व्यापार निगम, इस तरह से प्रोत्साहन दिया गया और सराहनीय कार्य किया गया। इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के किसी राज्य के आर्थिक विकास में ये सब योगदान देता है। सवाल है, भारत में पाए जाने वाली मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर आप बुक में देखेंगे, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप बुक से ही देख लें, समझ में आ जाएगा। देखिए 52 नंबर सवाल जो है वो है और उद्योग मानचित्र में दिखाना है। भारत का एक मानचित्र दिया हुआ है, उसमें आपको दिखाना है लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर, लौह अयस्क खदान बैलाडीला, भाखड़ा नांगल बांध सूती वस्त्र उद्योग सूरत, और ये बंदरगाह विशाखापट्टनम। इस तरह से 5 आपको दिखाना है मैप में। ये मैप से संबंधित हम बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व किए हैं, और मैप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उस वीडियो में आपको मिल जाएगा पूरा। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे, वहाँ पर आपको सब क्वेश्चन मिल जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो 1 नंबर क्षेत्र है ये कैसा क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये भाखड़ा नांगल बांध, यहाँ पर देखेंगे ये भाखड़ा नांगल बांध, यही 1 नंबर पर है। यानी कि 1 नंबर यहाँ पर क्या होगा, भाखड़ा नांगल बांध। आप यहाँ देखिए 2 नंबर, ये जो 2 नंबर है ये कहाँ पर है, झारखंड में है। तो झारखंड में कौन सा, यहाँ पर आप देख रहे हैं लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर, ये लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर। तो ये 2 नंबर जो है वो क्या होगा, जमशेदपुर के लिए है, लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर। यहाँ पर होगा लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर, ये भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये 5 नंबर कहाँ है, सूरत का जगह है। तो ये 5 नंबर सूरत का जगह है। तो आप देखेंगे सूरत में क्या चीज़ दिया हुआ है, देखिए सूती वस्त्र उद्योग सूरत, ये दिखाना था आपको, सूती वस्त्र उद्योग सूरत। तो ये 5 नंबर में यहाँ पर आ जाएगा सूती वस्त्र उद्योग सूरत। ये 4 नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये क्या दिखाता है आपको, ये 4 नंबर देखिए बंदरगाह विशाखापट्टनम। तो ये विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये आपको यहाँ पर है 4 नंबर यहाँ पर, ये विशाखापट्टनम बंदरगाह यहाँ पर है। ये देखिए बेलाडीला 3 नंबर जो दिख रहा है यहाँ बेलाडीला, ठीक है। तो ये बेलाडीला में क्या है,
देखो बेलाडीला, आयास खदान, बेलाडीला। तो इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह के वीडियो हम यहाँ पर बना चुके हैं। बहुत सारे जगह का नाम आप उस वीडियो को देख लेंगे, 20-25 मिनट आप सिर्फ उसमें देखेंगे, ध्यान देंगे, तो आप पूरा मैप से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन, आप उसे पूरा सोल्व कर पाएंगे। तो आप देख लेंगे उस वीडियो को, और इस तरह से आपका यहाँ पर ये समाप्त होता है।